Hello, good morning, all student. BSc is second year, second semester, जो कि आपके कोर्स फार्मिंग सिस्टम थी। फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत जो टॉपिक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो हम देखते हैं कि इस तरीके से वहां पे मैनेजमेंट करना ताकि जो नेचुरल रिसोर्स का वहां पे हम यूटिलाइज करें और उससे हम क्रॉप प्रोडक्शन करें। क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ जो देखते हैं कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन होने से वहां पे उसके अकॉर्डिंग हम बचा जा सकता है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपनाने की जरूरत इसलिए है इंडिया में कि इस समय आप जो देखते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंतर्गत हाउ मच प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर पे डिपेंड है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन आपके 1966 में आई तो वहां पे आपने देखा कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्शन लेने के लिए हम आज तक उसको दोहराते चले आ रहे हैं। बट प्रोडक्शन लेने के पर्पज से हम इस चीज को भूल जाते हैं कि वहां पे हम अपने आसपास जो इन्वायरमेंट है एंड जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वहां पे सॉइल, उसको भी हम पॉल्यूटेड कर देते हैं। अगर सॉइल का हमें लंबे समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमें वहां पे प्रोडक्शन लेना है तो उसमें हमें सस्टेनेबिलिटी को डेवलप करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डिपेंड होना होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत हम वहां पे अगर कल्टीवेशन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमें उत्पादन मिल सकते हैं। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको थोड़ा वेट करना होता है, डेयर अबाउट 3 to 4 years ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए। इंडिया में आप जो देखते हैं नियर अबाउट आपका 329 मिलियन हेक्टेयर ज्योग्राफिकल एरिया है, जिसमें 265 मिलियन हेक्टेयर में हम क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए लेते हैं और 175 मिलियन हेक्टेयर आपकी वेस्ट लैंड है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपकी कल्टीवेटेड लैंड है उसको भी अगर इसी तरीके से हम मॉडर्न एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते रहे तो हमारी जो सॉइल है अनफर्टाइल हो जाएगी। इसलिए हमें वहां पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत कल्टीवेशन करना चाहिए, यानी लंबे समय तक वहां पे हम प्रोडक्शन को लें। उसके लिए क्रॉप रोटेशन को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। वहां पे हम क्रॉप रोटेशन को, फसल चक्र को अडॉप्ट करें। जैसे कि आपको कंटिन्यूअस क्रॉपिंग लेना है तो वहां पे खरीफ, रबी और जायद की क्रॉप में इस तरीके से उसके सिद्धांत यानी क्रॉप रोटेशन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वहां पे हमें क्रॉप का सिलेक्शन करना चाहिए। डीप रूटेड क्रॉप के बाद सेलो रूटेड, और वहां पे हाई वाटर रिक्वायरमेंट के बाद लो वाटर रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि क्रॉप रोटेशन यानी रोटेट करके क्रॉप को वहां पे हम प्रोडक्शन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और विदाउट सॉइल फर्टिलिटी इंपेयरिंग, यानी वहां पे हम सॉइल की फर्टिलिटी को बिना लेस किए कंटिन्यूअसली हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की डेफिनेशन आप नोट कर लेना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज ए बैलेंस मैनेजमेंट of renewable resource including soil, wildlife, forest, crops, fish,
livestock, plant genetic resources and ecosystem with maintain or या improving productivity of ecosystem service of the resource। जो आपने देखा डेफिनेशन में कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक बैलेंस मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जिसमें आप रिन्यूएबल रिसोर्सेस में सॉइल मेन है, वाइल्ड लाइफ। आप देखते हैं कि इस समय आपके कंट्री में फॉरेस्ट रीजन धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहा है। इसका रीजन है कि टाइमली रेनफॉल और वहां पे सॉइल इरोजन कंट्रोल, ये सारी चीजें उससे अफेक्टेड हो रही हैं। एंड उसके साथ साथ फॉरेस्ट, उसके बाद क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप का सिलेक्शन करें कि जो वहां पे नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, हाउ मच प्रोडक्शन दे सके। एंड फिश एंड लाइवस्टॉक, पशुपालन करने से आपको जो एक इंटरप्राइज के रूप में है एग्रीकल्चर में, क्रॉप प्रोडक्शन और लाइवस्टॉक से इंटरेक्शन उनका होता है कि जो डंग, यूरिन, जो एनिमल का वेस्टेज मटेरियल है उसका हम फील्ड में यूटिलाइज करके जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनको इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि फर्टिलिटी को, उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। इस तरीके से हम इस चीज को मेंटेन करके वहां पे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका है गोल और ऑब्जेक्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का उद्देश्य क्या है, जिसमें आप फर्स्ट, टू एनहांस द एफिशिएंट यूज ऑफ इनपुट। आप जो देखते हैं तो जो इनपुट जो नेचुरल रिसोर्स के रूप में है उसका हम पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे कि वहां पे उसका यूटिलाइज करके हम क्रॉप के प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। जो वहां के इन्वायरमेंट पोल्यूशन, आज जो देख रहे हैं आप कि जो हम इनपुट केमिकल्स, फर्टिलाइजर, चाहे पेस्टिसाइड, इन सब का उपयोग करते हैं तो आपको हार्मफुल इफेक्ट होता है। उसके साथ साथ आपके लाइफ स्टाइल, यानी हम जो मोनो ह्यूमन के रूप में जो वहां पे आप देखते हैं कि फूड मटेरियल्स लेते हैं, वो भी आपके हेल्दी नहीं है, क्वालिटी उसमें डिग्रेडेड, उसमें जो क्वालिटी है अच्छी नहीं है। किस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्स है उनका हम पूरा यूटिलाइज, इनपुट का पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट, टू एनहांस बायोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। यानी इस तरीके से देखें कि बायोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स की वहां पे बेटर हो सकती है अगर हम वहां पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड वहां पे हम आर्टिफिशियल जितने मटेरियल्स उसका यूज न करें, सिर्फ नेचुरल मटेरियल्स का यूज करें। एंड नेक्स्ट, टू इंप्रूव और मेंटेन द हायर इन्वायरमेंटल क्वालिटी। ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि वहां पे हम अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइज करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करते हैं विदाउट केमिकल, तो ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का अगर आप स्प्रे करते हो क्रॉप पे, तो वहां पे जितने भी केमिकल्स हैं ड्यू टू वाटर, ड्यू टू एयर,
के द्वारा इन्वायरमेंट पे ज्यादा उसको जो है बने रहते हैं और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। इसलिए हम ऐसी इन्वायरमेंटल क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज्यादा हमें डिपेंड होना चाहिए। And next, to minimize the adverse environment impact, अगर इस तरीके से हम वहां पे इसका यूज करते हैं तो स्वाभाविक है कि इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है वो आपको अच्छा मिल सकता है। एंड नेक्स्ट, टू मिनिमाइज द सॉइल डिग्रेडेशन, वहां पे जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं तो सॉइल की हेल्थ, सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हमें वहां पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ऐसे मटेरियल्स, ऐसे रिसोर्स का यूज करना चाहिए जो कि वहां पे एक हायर क्वालिटी इंप्रूव कर सके एंड सॉइल की प्रॉपर्टीज, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर बेटर, अच्छे तरीके से वहां पे उसको बना सके, जिससे वहां पे सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उस फील्ड की बढ़ेगी, पर्कुलेशन रेट बढ़ेगा। तो इस तरीके से वहां पे जो सॉइल में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, उत्पादन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू एनहांस कंपैटिबिलिटी विथ सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, जो देखते हैं वहां पे कि जो सोशल इफेक्ट है, आप जो देखते हैं कि कुछ इस तरीके से भी रीजन वहां पे आपको मिलते हैं कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करने जा रहे हैं तो कुछ ऐसे इंटरप्राइज का जो सिलेक्शन करते हैं उसको अगर हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं तो सोशल जो फैक्टर वो इफेक्ट डालते हैं, जिससे वहां पे उसको हम अडॉप्ट करने में अच्छे तरीके से सक्सेस नहीं होती। तो इसको आप वहां पे इस पॉइंट्स को नोट करना चाहिए कि हमें वहां पे जैसे आपका पिगरी, पोल्ट्री, इस तरीके से वहां पर जब हम करते हैं तो आपका इफेक्ट होता है, जो कि उसके बीट को हम अगर फील्ड में डालते हैं, वेस्ट मटेरियल को डालते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। एंड बायोगैस प्लांट, वहां पे बायोगैस प्लांट के रूप में भी लेना चाहिए, जो कि वहां से जो स्लज एंड स्लरी जो निकलती है उसको हम फील्ड में डालें तो सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकती है। एंड नेक्स्ट, to enhance the utilization of natural renewable resource का पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। ये आपका था उसका ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। जब आप उसके ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करते हैं, उसकी कल्टीवेशन करते हैं, तो एक सक्सेसफुल वहां पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम डेवलप कर सकते हैं, जो आने वाले समय में आप देखते हैं कि फूड मटेरियल्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी एंड ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ बेटर, उसकी क्वालिटी बेटर होगी, जिससे आप देखते हैं कि ये सारी चीजें अफेक्टेड होते चली जा रही हैं इस मॉडर्न एग्रीकल्चर को जो हम अडॉप्ट किए। नेक्स्ट इसका एडवांटेज में आप देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को करते हैं, सस्टेनेबिलिटी को डेवलप करते हैं, तो वहां पे इकोलॉजिकल बैलेंस अच्छा होगा, इंप्रूव होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इस समय आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, जो डिफरेंट आपके क्रॉप्स एंड सॉइल्स एंड ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ पे इफेक्ट हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट, लो ऑफ कॉस्ट कल्टीवेशन। अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करते हैं तो मॉडर्न एग्रीकल्चर की अपेक्षा वहां पर जो देखते हैं कि कॉस्ट कम आती है। एंड नेक्स्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो ऑर्गेनिक की तरफ हम ज्यादा इसको मूव करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे ज्यादा डिपेंड होते हैं, ये आपका एडवांटेज है, जिसको हम बहुत पहले छोड़ चुके थे, उसको अडॉप्ट करने के लिए हम वहां पे विवश हो। एंड नेक्स्ट डिसएडवांटेज,
कुछ इससे डिसएडवांटेज भी होते हैं, जो हानियां भी होती हैं। लाइक फर्स्ट, एंड ऑफ लो कंपैरिजन मॉडर्न एग्रीकल्चर। अगर मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम उसको देखते हैं तो क्रॉप का प्रोडक्शन सस्टेनेबल की अपेक्षा अधिक मिलती है और कम समय में प्रोडक्शन मिलता है। बट अगर इसमें देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो 3 to 4 इयर्स का आपका उसको अडॉप्ट करके प्योर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करने में आपका ड्यूरेशन ज्यादा लगता है। तो ये उससे डिसएडवांटेज है कि कम समय में हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मिल जाते हैं, बट इसमें टाइम टेकिंग अधिक होती है। एंड नेक्स्ट, इंसेक्ट एंड पेस्ट डिजीज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड सक्सेसफुली। अगर हम ऑर्गेनिक मेथड्स में अगर उस चीज को पेस्ट कंट्रोल, डिजीज कंट्रोल करते हैं तो वहां देखते हैं कि 100% वहां पे कंट्रोलिंग नहीं होती। बट मॉडर्न एग्रीकल्चर में केमिकल्स का जो हम यूटिलाइज करते हैं तो तुरंत आपको उसका रिजल्ट दिखता है। ये उससे डिसएडवांटेज है कि इसका जो पीरियड है अधिक लगता है और 100% वहां पे कंट्रोल नहीं होती। एंड लास्ट, टाइम टेकिंग प्रोसेस। जो आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में टाइम टेकिंग अधिक होती है कंपैरिजन मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो इस तरीके से आज आपको जो टॉपिक थी फार्मिंग सिस्टम में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेफिनेशन एंड उसके ऑब्जेक्ट एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट कल आपको इससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत है और कौन से फैक्टर्स हैं, जो कारक है जो इसमें इफेक्ट डालते हैं, उसके लिए कल इस टॉपिक पर फिर नेक्स्ट जो बचा है डिस्कस करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि जो आपको हमने बताया ये आप एग्जामिनेशन की पर्पज से अच्छे तरीके से उसको आप नोट भी किए होंगे, ताकि इससे क्वेश्चन आपके ज्यादा पुटअप भी किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।